नमस्ते प्रिय छात्रों। आज इस नए उपन्यास में शुरू करने से पहले आप लोग सभी घर पर सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जब तक कक्षाएं शुरू नहीं होते घर में अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। जो भी दिक्कत है जब आगे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तब हम सभी दिक्कतों को दूर करेंगे। आज मैं इस उपन्यास 8 में भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के जीवन चरित्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जिसके रचयिता एवं लेखक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी। मुख्यतः रूप से आज का जो विषय है सामान्य तौर से विशेष रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो आगे का दौर है, आगे का कदम है, जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म होते ही द्वितीय परीक्षा पास होते ही अनेक छात्र छात्राएं इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने की संभावना होती है। जिस इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किया भारत देश में, अभी तो विश्व भर में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, ताकि जिसे आने वाले पीढ़ी भारत रत्न विश्वेश्वरैया जैसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़कर उनसे प्रेरणा लेकर आगे भी उन जैसे महान व्यक्ति बनने का प्रयास करें या उनसे अच्छा भी बनने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे उनके क्षेत्र में जो विश्वेश्वरैया ने सामान्य तौर से विश्वेश्वरैया के बारे में बात करने से पहले मैं इस पाठ के लेखक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी के बारे में दो बातें करूंगा। जिसे बाल साहित्यकार, उपन्यासकार एवं कहानीकार बालशौरी रेड्डी का जन्म जैसे आंध्र प्रदेश कोडगुनूरू कड़पा जिले में हुआ 1928 में। जिन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी हिंदी की सेवा निष्ठापूर्वक कर हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया और हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी जैसे आंध्र प्रदेश, तमिल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जिनकी अलग अलग मातृभाषा है, ऐसे राज्यों में जहां पर हिंदी का बोलबाला नहीं है, वैसे क्षेत्र में जन्म लेने के बाद वहां हिंदी की सेवा करना विशेष रूप से पहचाना जाता। जैसे बालशौरी रेड्डी महात्मा गांधी के जीवन आदर्शों से प्रेरित होकर हिंदी की सेवा भाव करते आकर हिंदी का मान सम्मान बढ़ाया। जैसे उनके द्वारा रचे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं, लकुमा, बैरिस्टर, आंध्र के महापुरुष, उनके जीवनियां, आंध्र का साहित्यिक इतिहास, लकुमा, सवगेना, ये बस्ती, ये लोग, ऐसे अन्य कृतियां उनके द्वारा रचे गए। आज मैं जिसे बालशौरी रेड्डी को धन्यवाद अर्पण करूंगा, ताकि हिंदी में आप भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में अंग्रेजी में पढ़े होंगे, कर्नाटक में कन्नड़ में पढ़े होंगे, लेकिन आज उन्होंने बालशौरी रेड्डी जो हिंदी में उनका जीवन आदर्श प्रस्तुत किया, उसे पढ़ाने का मौका मुझे मिला। भाषा एक माध्यम है, भाषा एक रुचि है, कौन सी भाषा किसके समझ में आता मालूम नहीं, लेकिन हिंदी भाषा ऐसी एक रुचि है जो भारत में आज आमतौर पर हिंदी बोली जाती है। ऐसे भाषा में जो समझते भाषा, उस भाषा में अगर विषय को प्रस्तुत किया गया तो आसानी से विषय को समझने में आसानी होगी। तो ऐसे बालशौरी रेड्डी को मैं धन्यवाद क्यों अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि विश्वेश्वरैया जैसे महान व्यक्तित्व को उन्होंने हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया।
आप जानते हैं जैसे हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने का तात्पर्य जैसे भारत रत्न संत एम विश्वेश्वरैया का जन्म, आप जानते हैं जैसे भारत रत्न जैसे उनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में, पूरे देश भर में। जैसे विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जैसे उसके साथ जैसे उनका जन्म मैसूर के राज्य, जैसे मैसूर राज्य था पहले, अभी कर्नाटक राज्य से मैसूर राज्य में जैसे क्या कहते हैं मुद्देनहल्ली नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। मुद्देनहल्ली नामक ग्राम में जन्म हुआ, एक छोटे से परिवार में, कस्बे में। उनके पिताजी जैसे श्रीनिवास शास्त्री और माताजी वेंकट लक्ष्मम्मा। मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री एवं वेंकट लक्ष्मम्मा उनके माता पिता, उनके सुपुत्र के रूप में विश्वेश्वरैया जन्म लिए और उनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम से जाने जाते हैं। आप जानते हैं जैसे भारत रत्न विश्वेश्वरैया, जैसे भारत रत्न बोलने से पहले मैं विश्वेश्वरैया का जीवन चरित्र पढ़ूंगा, उसके बाद भारत रत्न की तरफ चलते हैं। विश्वेश्वरैया जी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म जैसे मुद्देनहल्ली नामक छोटे से कस्बे में जन्म होने के बाद जैसे उनके पिताजी और माताजी श्रीनिवास शास्त्री वेंकट लक्ष्मम्मा के सुपुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आप जानते हैं जैसे विश्वेश्वरैया का नाम उन सपूतों में लिया जाता है जो भारत के कुछ ही चंद सपूत है जो देश की सेवा किए, देश की उन्नति पे अपना योगदान दिया। उन चंद लोगों में श्री विश्वेश्वरैया का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जो देश की उन्नति, देश का विकास, समाज का विकास और मानवता का विकास के रूप में जिसे लेके जाने वाले पथ में भारत रत्न विश्वेश्वरैया का नाम आदर के साथ लिया जाता है। आप जानते हैं जैसे ऐसे जितने लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी बोलिए, सुभाष चंद्र बोस बोलिए, भगत सिंह बोलिए, अपने अपने क्षेत्रों में जैसे विश्वेश्वरैया जी आ गए, चन्नम्मा आ गए, रानी लक्ष्मी चन्नम्मा, आप जानते हैं जैसे अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया, अपना योगदान दिया अपने अपने क्षेत्रों में। आप जानते हैं जैसे गांधी जी ने भारत को आजाद करने में सहयोग में और सत्य के मार्ग पर चलकर उनका क्षेत्र अलग रहा। रानी चन्नम्मा जैसे राज्य की रक्षा करने के लिए उनका क्षेत्र अलग रहा। भगत सिंह आजादी के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण किए। ऐसे अलग अलग महान लोगों के कतार में सर एम विश्वेश्वरैया का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता। आप जानते हैं जैसे इनके जन्म तिथि पर इंजीनियर्स डे के रूप में पूरे देश में मनाया जाता। आप जानते हैं जैसे इंजीनियर्स बोलते, मैं आपको एक बात उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे विश्वेश्वरैया जैसे व्यक्ति, जैसे पढ़ाई एक तरफ, ज्ञान एक तरफ। आप जानते हैं जैसे इंजीनियर्स का क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, जैसे पूरे देश को आप उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते। तकनीकी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है देश के लिए। उनको मालूम था, विश्वेश्वरैया ने सपना देखा था बचपन से ही, किसी भी देश की उन्नति या विकास उस देश में सिंचाई और औद्योगिक। आप जानते हैं जैसे सिंचाई और एवं औद्योगिक, ये पहले से ही मालूम था विश्वेश्वरैया को कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना है, उसे उन्नति की तरफ लेके जाना है, तो उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, सिंचाई और औद्योगिक। आप जानते हैं जैसे सिंचाई किसे कहते हैं और औद्योगिक किसे कहते हैं। सिंचाई उसे कहते हैं जैसे जो पानी, इरिगेशन जिसे बोलते हैं, पानी को अच्छी तरह से उपयोग इस्तेमाल करके उसे खेतों में उसे फसल उगाना, इरिगेशन। आप जानते हैं जैसे, और औद्योगिक बोले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, सिंचाई का विकास और औद्योगिक विकास, इरिगेशन डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप जानते हैं जैसे ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं किसी भी देश को उन्नति के मार्ग पर लेके जा सकते हैं, किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को। आप जानते हैं जैसे ये किसने सोचा, विश्वेश्वरैया ने बचपन से अपने मन में लेकर बैठे थे। जब वो समय आ गया, वो सपना साकार करने का समय आ गया, तो विश्वेश्वरैया ने देश की उन्नति के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए उन्हें सिंचाई का कैसे योगदान दिया और औद्योगिक क्षेत्र में कैसे योगदान दिया, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम चलते हैं। उससे पहले जैसे भारत रत्न विश्वेश्वरैया के कुछ चंद लोगों में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता। मैंने कहा कि जैसे इंजीनियर्स बोलते हैं, मुझे याद आ रहा, जैसे
किसी भी क्षेत्र में, जैसे इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्किल चाहिए, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रियल, समझ गए ना, या बड़े रहेंगे, छोटे मोटे रहेंगे, स्मॉल स्केल जिसे बोलते हैं। आप कोई भी कंपनी रहने दीजिए, इंडस्ट्रियल रहने दीजिए, कारखाना रहने दीजिए, वहां पर बड़े बड़े मशीन होते हैं। आप जानते हैं, जैसे ये मशीन के साथ काम करने वाले मानव तो है, लेकिन उनका दिमाग भी मशीन की तरह सोच रहा है। कारखाने में जैसे समझ गए ना, यंत्र की तरह सोचना पड़ता है। आप जानते हैं, जैसे जब किसी भी कारखाने में अगर यंत्र खराब हो गया तो पूरा कारखाना ही बंद हो सकता है, कुछ क्षण के लिए रुक सकता है। ऐसे समय पर आप सोचिए, जैसे एक बड़ा सा मशीन, आप जानते हैं, जैसे बड़ा सा यंत्र खराब हो गया, खराब होने की वजह से पूरा कारखाना बंद गिर गया। ऐसे समय पर उन लोगों को बुलाया गया जिस कारखाने में बड़े बड़े जो इंजीनियर्स माने जाते हैं। आप जानते हैं, जैसे अभियंता जिसे बोलते हैं हिंदी में, अभियंता लोगों को बुलाया गया, इंजीनियर्स को बुलाया गया, जितने लोग काम करते थे, बड़े बड़े इंजीनियर्स आने के बाद जैसे इस यंत्र को देके, मशीन को देके ठीक करने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी ये मशीन काम नहीं कर पा रहा। एक से बढ़कर एक इंजीनियर्स आए, अभियंता लोग आए, आने के बाद जैसे बड़े बड़े टेक्नीशियंस आ गए, आकर उस मशीन को देखे, विदेशी लोग आ गए, बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए। आप जानते हैं, जैसे बड़े बड़े अभियंता आने के बाद भी ये मशीन काम नहीं कर पा रहा। ऐसे समय पर आप जानते हैं, ऐसे समय पर ये इंजीनियर्स लोग उस मशीन को या उस यंत्र को ठीक करने में सफल नहीं पाए। ऐसे समय पर उनका नाम थोड़ा सा खराब हो सकता है। आप जानते हैं, जैसे क्षेत्र तो है, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी, या उस यंत्र को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, या समझ नहीं पा रहे, या ज्ञान की कमी। सर्टिफिकेट तो है उनके पास, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से जो लोग इस मशीन को ठीक नहीं कर पा रहे, उसे ठीक न कर पाने की वजह से इन लोगों का नाम खराब होता है। आप जानते, इसीलिए जैसे आज के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे आज इंजीनियर कोर्स का क्यों नाम खराब हो गया बोले तो, जैसे जो बच्चों के पास जो क्षमता होनी चाहिए वो क्षमता नहीं, केवल मात्र उनके पास कागज है, सर्टिफिकेट। हमें जैसे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। विद्यार्थियों के पास वो क्वालिटी को क्षमता होना चाहिए, क्षमता के अनुसार काम ढूंढना चाहिए। आप जानते हैं, अगर हमारे पास क्षमता ही नहीं, उस मशीन को ठीक करने की क्षमता नहीं है, अगर मैं उस कारखाने में अगर इंजीनियर के रूप में चला गया तो नाम किसका बदनाम हो जाएगा? कारखाने का नहीं, उस व्यक्ति का नाम खराब हो जाएगा जिसने सर्टिफिकेट लेके गया, जिसके पास क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं, उसके पास योग्यता नहीं। आप जानते हैं, दिखाने के लिए सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके पास मानसिक तौर से उस मशीन को ठीक करने की क्षमता उस व्यक्ति में नहीं है, तो व्यक्ति का नाम खराब होने की वजह से समझ गए ना क्या कहते हैं। तो इसलिए आजकल नौकरी क्यों नहीं मिल रहा बोले तो, जैसे जिसके पास क्षमता है उसे तुरंत नौकरी मिलती है, जिसके पास क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से ही सारे कोर्स, जिसे आप जानते हैं, जैसे इंजीनियर्स लोगों का नाम बदनाम होता है। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे आजकल के इंजीनियर सबको मिलता है, इंजीनियर सबको मिलता है, नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे जिसके पास क्षमता है उसे नौकरी मिलेगी, जिसके पास क्षमता नहीं है उसे नौकरी कैसे मिल सकती है? जिसके पास मशीन ठीक करने की क्षमता नहीं है तो उसे इंजीनियर कैसे बनाए जाएंगे? ऐसे लोगों के पास, जिसके पास क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर कारखाना दिए, आज मशीन खराब हो गया, पूरा कल का कारखाने को आग लगाकर छोड़ देंगे। आप जानते हैं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए, बड़े बड़े लोग, प्रतिमारती लोग आ गए, जो जाने माने लोग थे, विदेशी लोगों को मंगवाया गया, लेकिन मशीन खराब की वजह से ये मशीन ठीक नहीं हो पा रहा। ऐसे समय पर आप क्या कहते हैं, जैसे एक तो ऐसा इंजीनियर आगे आने के बाद पूरा मशीन को खोल दिया, बैठा दिया, असेंबली जिससे बोलते देखिए, पूरा खोल दिया, पूरा बिठा दिया, फिर भी मशीन चालू नहीं हुआ। ऐसे समय पर आप जानते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग आ गए, सब कैसो आगे मुंह ऊपर करके लेके चले गए, मुंह नीचे करके अपमानित होकर चले गए, जिससे काम बन नहीं पाया। ऐसे समय पर एक सादा सा इंजीनियर आया, आने के बाद जिससे आप जानते हैं, उन्हें केवल मात्र इस यंत्र को चारों तरफ से निहारा, और निहारने के बाद आप जानते हैं, उन्हें कहा कम से कम 2-3 घंटे कारखाना बंद रहा। 2-3 घंटे मतलब करोड़ों का नुकसान मालिक का। ऐसे समय पर एक इंजीनियर आने के बाद उसे चारों तरफ से निहारा, और निहारने के बाद उन्हें मालिक से कहा, मालिक मैं इसे ठीक कर सकता हूं। उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से कहा, मैं इस यंत्र को ठीक कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। कितना लूंगा मैं इससे ठीक करने के? 1 लाख। आप जानते हैं, जैसे आप करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इस समय पर 1 लाख के बारे में कैसे सोच सकते हैं? उन्हें कहा कि जो कारखाने का मालिक थे, उन्होंने बताया कि जैसे मैं ये रकम देने के लिए तैयार हूं, आप मशीन ठीक कर दीजिए।
कुछ लोग बोल रहे हैं, मन में बोल रहे हैं जैसे ये क्या कर पाएगा हमसे, नहीं उससे क्या हो सकता है। आप जानते हैं किसके पास क्या क्षमता है, दूसरों को मालूम हो सकता है क्या मेरे मन में क्या चल रहा है आपके मालूम है, या आपके मन में जो कुछ भी मुझे मालूम हो सकता है क्या, आपके पास जितना ज्ञान है मुझे मालूम नहीं हो सकता, मेरे पास जितना ज्ञान आपको मालूम नहीं आप जानते, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता हो, मैं नहीं कर पाया वो क्या कर पाएगा। आदमी अहम जो बड़प्पन आ जाता है, जैसे बोलते हैं समझ गए ना, जब घमंड आ गया तो काम नहीं बनता। ऐसे समय पर जब वो आगे आने के बाद होता है कि चारों तरफ से एक जैसे क्या कहते हैं उसे निहारने के बाद फिर उस मालिक से कहा कि मुझे एक हथौड़ी की जरूरत है, हैमर जिसे हैमर बोलते हैं, वो हथौड़ी की जरूरत है। आप जानते हैं जिससे हथौड़ा उठाती उस मशीन के एक हिस्से में मार दिया, मशीन के हिस्से में मार दिया, मारती मशीन ठीक हो गया। केवल मात्र आप जानते हैं जिससे कभी कभी घर में हो सकता है फैन बंद गिरता, टीवी बंद गिरता है, फिर फैन को टीवी को ऐसे मारते हैं और मारने के बाद टीवी चालू हो जाता है, पंखे को नहीं घूमता तो उसे घुमाते लकड़ी से ऐसे मारते हैं वो चालू हो जाता है। आप जानते हैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ मशीन में। ऐसे समय पर उसने ऐसे मारा, मारते ही उन्होंने कहा जैसे तुरंत मशीन चालू हो गया, होते ही सब भौचक रह गए। मालिक बोला ऐसे कैसे समझ के ना बोला जैसे निकालो मेरे 1 लाख रुपए। आप जानते हैं मालिक थोड़ा सा भौचक हो गया, हैरान हो गया, बोला जैसे अरे हथौड़े से मारने के लिए 1 लाख रुपए लेता हूं, तो मशीन को देखा ही नहीं, खाली हथौड़े से मारने के लिए 1 लाख रुपए लेता। तब उस व्यक्ति ने कहा, जो इंजीनियर था या अभियंता था, उन्होंने कहा कि उस मालिक से कहा, मालिक मैं हथौड़े से मारने का 1 लाख रुपए नहीं ले रहा हूं, हथौड़े से मारने का जो है ना उससे 1 लाख रुपए नहीं ले रहा हूं मैं, उस 1 लाख रुपए में हथौड़े से मारने का केवल मात्र मैं 1 रुपया ले रहा हूं। जो हथौड़े से मैंने यंत्र में मारा, उस मशीन में मारा, उसके कितने रुपए ले रहा हूं मैं, सिर्फ मात्र 1 रुपए ले रहा हूं। लेकिन जो बाकी के 99,999 ये जो रकम है ये क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान इसे बोलते हैं चतुर प्रखर बुद्धि। आप जानते हैं जैसे ऐसे व्यक्ति देश की उन्नति में काम आ सकते हैं। मारने का 1 रुपये हो गया, लेकिन बाकी का जो रकम है 99,999, उन्हें कहा, उस अभियंता ने कहा, उस इंजीनियर ने कहा मालिक मैं ये जो रकम ले रहा हूं बड़ी रकम, वो किसका है, इस मशीन के किस हिस्से में मारना चाहिए, किस भाग में ये हथौड़ा उसे मारना चाहिए। मारने का जो है उसे 1 रुपए ले रहा हूं, और जिस जगह मारना है उस जगह को ढूंढने के लिए मैंने 99,999 रुपए ले रहा हूं। इसे बोलते क्षमता, योग्यता, क्वालिटी बोलते हैं इसे, योग्यता क्षमता होना चाहिए आदमी के पास, वो गुण होना चाहिए। आप जानते हैं ऐसे लोगों में विशेषज्ञ का नाम बड़े आदर के साथ दिया जाता है। अगर ऐसे लोग रहेंगे तो आप जानते जैसे नौकरी घर तक ढूंढती आती है। आप मैं आगे बोलूंगा जैसे विशेषज्ञ के बारे में सुनिए आप कि विशेषज्ञ को जैसे उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जानते जैसे नौकरियां उनके दरवाजे पर, उनके चरणों पर आकर गिरे। कितने नौकरी आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा उनके जीवन चरित्र में। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनिए, ध्यान से पूर्वक सुनिए। ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र हमारे जीवन में कभी कभी काम आते हैं। बोल नहीं सकते कि अनुभवी हो नहीं दो, जिससे हमारा जीवन कब परिवर्तन हो सकता है मालूम नहीं होता। आप जानते जैसे विश्वेश्वरैया जैसे इन सपूतों का मैं बात करा, जैसे मोक्ष विश्वेश्वरैया का जन्म जैसे मुतिनहल्ली श्रीनिवास शास्त्री वेंकट लक्ष्मण के घर में हुआ। आप जानते लेकिन ऐसे सुपुत्र का जन्म कहां पर हुआ, एक केवल मात्र गरीब परिवार में, आर्थिक स्थिति से। आप जानते जैसे गरीब बोले तो पैसे एक ही नहीं था, अलग क्षेत्र होते जैसे केवल मात्र पैसे के क्षेत्र में वो गरीब थे, बाकी का उनके पास सब कुछ है। आप जानते इसलिए बोलते हैं, कड़ा वचनकार बोलते हैं, मने नोड़ा बड़वरू मन नोड़ा घनवंतरू, मने नोड़ा बड़वरू मन नोड़ा घनवंतरू। वचनकार अच्छी तरह से कहा उन्होंने। अरे घर देखो छोटा सा झोपड़िया कुटिया है, गरीब लोग दिखते हैं, लेकिन दिल से बड़े अमीर हैं, दिलवाले हैं, वो दिल से बड़े लोग हैं, दिल से। आप जानते हैं जिनके पास धन दौलत की कमी होगी लेकिन उनके पास दिल बहुत बड़ा है। आप जानते हैं घर में जो भी अतिथि सत्कार आ जाते हैं उनका बड़े आदर के साथ सत्कार किया जाता है। जिसके पास धन दौलत होता है उसे घमंड की वजह से, जिसके पास दिल से अमीर नहीं होते, पैसों से अमीर होंगे। लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञ जिससे किसके घर में जन्म लियो, एक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर में या गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। आप जानते जैसे विशेषज्ञ बचपन से ही तेज बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले, दूरदर्शिता, कर्मठ। आप जानते जैसे दूरदर्शिता, ये सबसे बड़ी बात है। दूरदर्शिता बोले तो आगे का सोचना, कल का सोचना, अब का नहीं सोचना, कल क्या होगा। आप जानते जैसे कल के बारे में सोचने वाला ही देश की उन्नति में योगदान दे सकता है। आप जानते वास्तव में दूरदर्शिता बोले तो कल का सोचने वाले, आने वाले दिन का सोचने वाले, भविष्य के बारे में सोचने वाले। सॉरी, विश्वेश्वरैया ने बचपन से उनकी दृष्टि
अति अगाध थी, आप जानते हैं, विकल बुद्धि थी, पढ़ने की क्षमता उनके पास थी, घर वाले पढ़ने लिखने की उनके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन विश्वेश्वरैया उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था पढ़ाई पे। आप जानते हैं, इसे वास्तव में अगर घर वाले पढ़ाने में और नाकामयाब हो रहे, लेकिन फिर भी ऐसे तैसे करके प्राइमरी स्कूल जो शुरुआती कक्षा है, आप जानते हैं, गांव में ऐसे तैसे प्रारंभिक शिक्षा गांव में समाप्त किए, और गांव में समाप्त करके बड़े लगन के साथ, बड़े होश के साथ, सबक ना विश्वास के साथ उन्हें घर छोड़कर कहां पर चले गए? बेंगलुरु गए। बेंगलुरु जाने के बाद वहां पर जैसे बेंगलुरु में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है, वहां किसी रिश्तेदारों के घर में रहने लगे। रिश्तेदार के घर में रहना बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं, जैसे आपको भी अनुभव हुआ होगा, कुछ लोग जैसे आजकल दूसरों के घर में जाकर रहना बहुत मुश्किल है, 1-2 दिन, घंटा 2 घंटा भी बहुत मुश्किल है, 2-4 दिन बोले तो बहुत मुश्किल है, महीनों सालों साल कौन रख लेता है? आप जानते हैं, जैसे 1-2 दिन अच्छा लगता है, घंटा 2 घंटा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद हमारे मन में आ जाता ये कब जाता तिथि मालूम नहीं आता, तो ठीक है, लेकिन 2-3 दिन ठहर गए तो चौथे दिन 5वें दिन शुरू हो जाता कि मन में, आप जानते हैं, इसीलिए दूसरों के घर में अतिथि और उनके रिश्तेदारों के घर में रहे, लेकिन फिर भी वहां पर खर्चा चलाना मुश्किल होने की वजह से जब हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, 7वीं-8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उस समय विश्वेश्वरैया ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए दूरदृष्टा होने की वजह से, कर्मनिष्ठा होने की वजह से, ईमानदार होने की वजह से, आप जानते हैं, विश्वेश्वरैया वहां पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किए, घर पर पढ़ाई शुरू की उन्होंने, दूसरों को पढ़ाना, कक्षा 7वीं-8वीं में खुद पढ़ रहे हैं और उनसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे, जिससे जो फीस आता, ट्यूशन फीस आता, उससे अपना काम चलाने लगे। ऐसे तैसे करके जब मैट्रिक पास हो गए, होने के बाद आप जानते हैं जैसे, तो उनका एडमिशन बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में उनको दाखिला मिला। विश्वेश्वरैया को बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में उन्हें दाखिला प्रवेश मिलने के बाद, आप जानते हैं जैसे मेहनती होने की वजह से, समय से पूर्व ही, आप जानते हैं, वहां सेंट्रल कॉलेज में उन्हें दाखिला मिलने के बाद, सेंट्रल कॉलेज में उनको जो प्रवेश मिला, वहां के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे, उस प्रिंसिपल का दिल जीत ले, अपने योग्यता से, अपने चरित्र से, अपने हुनर से, अपने व्यक्तित्व से, वहां के प्रिंसिपल का दिल जीतने के बाद, आप जानते हैं जैसे समय से पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करके उन्होंने बीए पास की। उससे पहले बीए पास करने के बाद, जैसे क्या कहते हैं, बीए पास करने के बाद उनकी उम्र केवल मात्र वहां पर 19 साल की थी। 19 वर्ष की उम्र में बीए पास कौन किए? विश्वेश्वरैया ने। ये बीए पास होने के बाद जो सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे, वो प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज के, पूरा साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा, सिफारिशी पत्र होते से, आप जानते जैसे सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलुरु के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे, और एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को पत्र लिख रहे हैं। कौन से? एक कॉलेज के, पूरा साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखे। उस पत्र में क्या था? केवल मात्र केवल शुरू से अंत तक विश्वेश्वरैया का एकदम गुणगान, उनकी तारीफ ही तारीफ किया जा रहा, उनके व्यक्तित्व का, उनका चरित्र का, उनकी ईमानदारी तो उनके रग रग में कूट कूट कर भरा हुआ था। आप जानते जैसे उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके गुणों से कारण अंग्रेजों को भारत में बहुत सारे लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, भला बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं आज बोला जैसे एक अंग्रेज उस समय में अगर एक भारतीय को अगर सहायता करना, ये सबसे बड़ी बात है। अंग्रेज बहुत अच्छे थे इस समय के हिसाब से देखे तो, आप जानते हैं अंग्रेजों ने जो कुछ भी तरक्की किया वो आज नहीं है, जो कुछ भी अंग्रेजों का देन है। आप जानते हैं वास्तव में भारतवासी क्या किए? भारतवासी में केवल मात्र भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, जलस यही चल रहा है। आप जानते हैं उन्नति की तरफ नहीं है ध्यान उनका, किसकी तरफ है? जैसे भ्रष्टाचार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जैसे अंग्रेज लोग, जैसे एक सेंट्रल कॉलेज बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज, पूना साइंस कॉलेज के अंग्रेज को, प्रिंसिपल को उन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया का केवल मात्र केवल बखान बखान बखान, मतलब उनकी तारीफ किया जा रहा है, उनकी योग्यता के बारे में, उनके गुणों के बारे में। तो वहां पर जैसे वहां के प्रिंसिपल, पूना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने सर विश्वेश्वरैया को, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उन्होंने वहां पर दाखिला दिया, एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के साथ साथ वहां की जो प्रिंसिपल थे पूना साइंस कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल, उन्होंने उस विश्वेश्वरैया को दाखिला के साथ साथ, एडमिशन के साथ साथ स्कॉलरशिप दी। आप जानते जैसे छात्रवास, जिसे क्या कहते हैं, जैसे स्कॉलरशिप देने के बाद विश्वेश्वरैया बेनिश्चिंत हो गए, निश्चित। आप जानते जैसे ऐसे समय पर विश्वेश्वरैया को एडमिशन मिला, दाखिला मिला पूना साइंस कॉलेज में, उसके साथ साथ छात्रवृत्ति भी मिली, स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिलने के बाद विश्वेश्वरैया निश्चित होकर अपना पूरा समय पढ़ाई में लगा दी, पूरा समय। आप जानते जैसे विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे, समय के बड़े पाबंद थे। वो उल्टा जैसे एक एक मिनट व्यर्थ गंवाने नहीं देते थे, उल्टा समय से ज्यादा मेहनत करके, आप जानते जैसे
विश्वविद्यालय पुणे साइंस कॉलेज में इस तरह से उनकी इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू हो गई। और इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू होने के बाद समय से पहले 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने बीए पास किया सेंट्रल कॉलेज में, और वहां की प्रिंसिपल अंग्रेज का दिल जीतकर पुणे साइंस कॉलेज में चले गए। और वहां पर भी जैसे क्या कहते हैं, अभी एडमिशन होने के साथ साथ उन्हें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति मिलने के बाद निश्चित रूप से पढ़ाई में दिल लगाकर पढ़ाई किए और बहुत अधिक मेहनत करके समय के बड़े पाबंद, समय के मतलब समय के साथ समय के आगे चलना, ऐसे विश्वविद्यालय जानते जैसे एक एक मिनट भी उसका सदुपयोग कर देते, समय कभी गवाते रहते। इसलिए जैसे बड़े मेहनती, बड़े परिश्रमी, कर्मनिष्ठ, कर्मयोगी बोलते विशेषज्ञ को, क्या बोलते हैं, कर्मयोगी बोले तो हमेशा काम करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, समय को बर्बाद नहीं करना, व्यस्त नहीं करना, समय को ऐसे ही जाने नहीं देते थे। इसलिए विश्वविद्यालय समय से पहले साइंस कॉलेज पुणे नहीं बल्कि मुंबई विश्वविद्यालय में, पूरे महाराष्ट्र के मुंबई विश्वविद्यालय भर में उन्होंने इंजीनियरिंग की पदवी आगाज जैसे डिग्री कैसे किए, प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। समय से पहले आगाज बेनिश्चित होकर पढ़ने लगे, समय को सदुपयोग करके अच्छी तरह से। अब ऐसे का जो भी उनका समस्या था, समस्या समाप्त हो गया, बस पढ़ाई 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 करके आगाज जैसे समय से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में, मुंबई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में उस समय, मुंबई यूनिवर्सिटी समझते हैं आप, ऐसे कितने डिग्री कॉलेज होते हैं मालूम नहीं, सबसे ज्यादा उस सभी डिग्री कॉलेजेस में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग पदवी प्रथम श्रेणी में प्रथम पास हो गए। उस समय जैसे प्रथम, वो भी कम समय में, समय से पहले, जब उनकी उम्र की मात्र 23 साल, आप जानते हैं जैसे जब असिस्टेंट इंजीनियर बन गए, पदवी तो हो गए, पदवी होने के बाद जैसे मुंबई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम पास होने वालों को मुंबई सरकार का उस समय नियम था, जो भी विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी में प्रथम आ जाता उसे नौकरी दी जानी चाहिए। आप जानते बिना सिफारिश के, आप जानते पैसे दिए बिना, लेटर लिखे बिना, सिफारिश किए बिना, रिकमेंड लगाओ, वो लगाओ, ऐसे उधर करो, फॉर्म भरो, आप जानते ये कुछ नहीं था, क्यों मात्र पास हो गए। बस पास होते ही मुंबई सरकार ने महाराष्ट्र से जगह ना मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्हें बताया, जैसे वहां पर उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर के पद को स्वीकार किया गया। आप जानते कौन सा पद दिया गया उन्हें, असिस्टेंट इंजीनियर। आप जानते जैसे सहायक अभियंता के रूप में उन्हें कार्य सौंपने के बाद उस समय आप जानते ऐसे छात्र की आवश्यकता थी मुंबई सरकार के लिए। उस समय बात 1800 की बात है, 15 सितंबर 1861 में उनका जन्म हुआ। फिर आप जानते जैसे 30 साल, 61 की बात तेज बोले तो 1885 के आसपास, आप जानते ना 84-85 के आसपास उस समय अंग्रेजों का राज भारत पे। तो उस समय ऐसे मेधावी छात्र की जरूरत थी, ऐसे मेधावी इंजीनियर की जरूरत थी, ऐसे प्रखर बुद्धि वाले अभियंता की जरूरत थी। उस समय मुंबई शहर से पानी को बाहर निकालना, गंदे पानी को, और घर घर तक पानी पहुंचाना, नदी नहरों का निर्माण करना, नदी नालों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना इतना आसान नहीं था। हमें लगता होगा कि जैसे नालियां बनाना, निर्माण करना, नल से पानी लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक बात पहली बार बड़ी होती है। आप जानते छोटा सा उदाहरण दूं मैं, साइकिल कौन सी बड़ी बात है? साइकिल का आविष्कार किसने किया? आप जानते जैसे हवाई जहाज शुरुआत में कैसे हुआ? साइकिल का, हवाई जहाज छोड़िए, साइकिल का क्या हो सकता है? पुलिस से कौन सा यंत्र है उसमें? भारतवासी ने उसका आविष्कार किया? नहीं किया, विदेशियों ने किया। आप जानते जैसे जब साइकिल का आविष्कार किया, साइकिल को इतना महत्व था, इतना महत्व विषय में, विश्व में आप साइकिल कई प्रकार से आए हुए, उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सबसे पहले जो आविष्कार किया उसका महत्व होता है। उसके दिमाग में आया होगा, उसके सोच में आया होगा कि कैसे साइकिल ऐसे ही होता है, दो पहिया वाला साइकिल, उसको पैडल होना, उसके ऊपर आदमी बैठना, उसको हैंडल होना, उसको ब्रेक ऐसे पकड़ना, ऐसे चलाना, वैसे चलाना। शुरुआत में कैसे होगा, किसके समझ में आया होगा? वो कल्पना करना भी अद्वितीय है, कल्पना करना भी, ऐसे कल्पना हमारे मन में आते रहे। इसलिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बनते हैं। आप जानते हैं ऐसे प्रश्न आना चाहिए, ऐसे सवाल आना चाहिए। आप जानते वास्तव में तभी तो सबसे पहले जो साइकिल बनाया उसका नाम सूरज, जब तक सूरज चांद रहता तब तक उसका नाम रहता। आप जानते जैसे रेडियो आ गया, टीवी आ गए, ऐसे कितने सारे यंत्र आ गए, लेकिन सबसे पहले जिसने आविष्कार किया उसका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनके नाम ऐसे रहते हैं। इसलिए विशेषज्ञ आप जानते जैसे नदी नहरों के निर्माण के लिए, ऐसे काम के लिए विशेषज्ञों को चुना गया। ये सबसे बड़ा प्रश्न विशेषज्ञ के सामने, बहुत बड़ा सवाल रहा उनके सामने कि इस कार्य को संपन्न कैसे किया जाए। आप जानते जितना सख्त काम था, जितना कठिन काम था, उतने ही सरल रूप से, उतने कठिन
योग्यता से उसने आसानी से उसको काम को पूरा करने का तरीके से विशेषज्ञ ने अपने प्रखर बुद्धि से उस कार्य को समाप्त करके दिखाया। आप जानते जैसे आप जानते बाहर से पानी शहर में आना, पानी को इकट्ठा करना, फिर पानी को इकट्ठा करके घर घर तक पहुंचाना, ये छोटा काम नहीं, आसान काम नहीं है। आप जानते जैसे और जो शहर में गंदा पानी है, नदी नहर होते हैं, नालियां होते हैं, उससे पानी को शहर के बाहर निकालना, ऐसा उपाय करना, ऐसा प्लानिंग करना, ये असाधारण लोगों की जो बस की बात नहीं है। एक ऐसे लोगों की बात है जैसे केवल मात्र केवल उसे विशेषज्ञ ही ठीक कर सकते थे। विशेषज्ञ जैसे कर्मयोगी, मेहनती और जिसके पास योग्यता होती है, ऐसे लोग ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं। जैसे मैं एक ही बात करूंगा, 1984 की बात, विशेषज्ञ की बात आपको छोटी लग रही है, लेकिन आज की बात करूंगा मैं 2020 की, जो कई तरक्की कर चुका है संसार में, आप जानते जैसे। लेकिन आज मैं ग्लोबा की बात करूंगा। ग्लोबा में 2 घंटा बारिश होने दीजिए, हर जगह रोड पे पानी ऐसा उड़ना शुरू कर देता, शहर में पानी भर जाता, घर घर में पानी भर जाता। ये कौन सा नहर है, कौन सा ड्रेनेज है, कौन सा पाइपलाइन है, कौन सा कनेक्शन है, किसने किया, कौन सा प्लान है? आप जानते जैसे केवल मात्र 2 घंटे बारिश होने दीजिए ग्लोबा में, 2 ही घंटे जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो गया ना, तो जितने सड़कें हैं और सड़कों के बीचों बीच से ऐसे पानी होना शुरू कर देता हूं, चारों तरफ पूरा सिटी पानी से भर जाता। ऐसी अभियंता, ऐसे इंजीनियर, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसके पास योग्यता होती है, जिसके पास क्षमता होती है, विशेषज्ञ जैसे कर्मठ योगी, आप जानते जैसे मुंबई जैसे बड़े शहर में नदी नालों का निर्माण करना और शहर के बाहर से पानी इकट्ठा करके शहरों में घर घर तक पहुंचाना, ये असाधारण मेधाओं की जरूरत थी। इसलिए विशेषज्ञ जैसे ऐसे पुरुष समय पर जन्म लेकर, आप जानते जैसे देश की उन्नति योगदान में साथ दिए। ऐसे आप जानते जैसे ये अन्य किसी से नहीं हो सकता था, केवल मात्र विशेषज्ञ करके दिखा दिए। ऐसे कितने बार पाइपलाइन हो गई, कितने बार ड्रेनेज हो गई, कितने बार नालियां बनाई, कितने बार हो गया, फिर भी गुरुग्राम में पानी ऐसा उड़ना शुरू कर देता। आप जानते जैसे घर घर में पानी भर जाता। ये सिस्टम कैसा है बोले तो आप समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर ईमानदार लोगों की कमी है, कर्मठ लोगों की कमी, एक ही वजह से ऐसे काम बन जाते हैं। विशेषज्ञ जैसे कर्मठ योगी और ईमानदार लोग रहेंगे तो शायद जैसे काम बड़े आसानी से, शुरुआत में जो मुंबई शहर को उन्होंने बना दिया, उसके बाद जैसे उन्हें और एक बात जैसे ये तो काम उन्होंने आसानी से कर दिया। जितना कठिन काम दिए उतना कठिनता से परिश्रम करके, मेहनत करके उन्होंने मुंबई शहर के जैसे बड़े शहर को, शहर का गंदा पानी को बाहर निकालना और स्वच्छ पानी को इकट्ठा करके घर घर तक पहुंचाना काम किसने किया? विशेषज्ञ ने प्रथम बार मुंबई में सफलतापूर्वक काम किए। किसने? विशेषज्ञों को श्रेय जाता। उसके बाद उनका नाम पूरे राज्य में फैलने लगा, देश में फैलने लगा। आप जानते जैसे उनकी प्रशंसा होने लगी। उसके बाद जैसे और एक बात जैसे जब विशेषज्ञ 31 वर्ष के थे, कम उम्र में, आप जानते जैसे 31 वर्ष के जब थे, उन्हें एक बहुत बड़ा काम साथ लिया। वो कौन सा काम था? आप जानते जैसे सिंध प्रांत ये जैसे मुंबई भारत में था पहले, अब पाकिस्तान में चला गया। आप जानते हैं पाकिस्तान के इलाके में सिंध प्रांत चला गया, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में और जिसे वाटर वर्क्स जिसे बोलते हैं, वाटर वर्क्स या शक्कर बैरेज जिसे बोलते हैं, वाटर वर्क्स का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। विश्वेश्वरैया जैसे आज तक किसने किया नहीं किया था। मतलब जब तक विश्वेश्वरैया से पहले जितने भी अभियंता आकर चले गए, इंजीनियर से आके चले गए, वो वाटर वर्क्स का काम किसी ने सफलतापूर्वक नहीं किया था। आप जानते हैं लंबा सा समय जैसे दूर कैसे कहते हैं रेतीला प्रदेश होता, रेतीला प्रदेश में पानी को लेके जाना वो आसान काम नहीं था। उस समय विश्वेश्वरैया ने बड़े चतुरता से, प्रखर बुद्धि से वाटर वर्क्स, मतलब जैसे शक्कर बैरेज नाम क्यों दिए, जो सिंध प्रांत में, आप जानते हैं छोटा सा जो प्रांत है जो पाकिस्तान में उपस्थित है, वहां पर एक शक्कर नामक छोटा सा शहर था, इसलिए उसे शक्कर बैरेज बोलते हैं, वाटर वर्क्स। आप जानते हैं विश्वेश्वरैया ने उस काम को बड़ी चतुरता से पानी लेके जाने में सफल हो गए। उसके बाद उनका नाम पूरे देश में फैल गया, देश में उनकी प्रशंसा होने लगी। विश्वेश्वरैया जैसे जो भी काम उन्हें दिया जाता उसे बड़े सफलता से विश्वेश्वरैया करके दिखाते थे। आप जानते हैं जैसे ऐसे लोगों को नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, नौकरी ढूंढते उनके पास आ जाती है। ऐसी क्षमता, ऐसे गुण, ऐसे योग्यता हमारे पास आना चाहिए। जो भी विद्यार्थी का काम क्या है, विद्यार्थी के लक्षण क्या है? पढ़ाई करना, ज्ञान हासिल करना। अगर ज्ञान नहीं हासिल किए, पढ़ाई नहीं की है तो सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? हमारे पास वो योग्यता नहीं होती है। मैं इससे पहले जो उदाहरण दिया मशीन का, आप जानते वास्तव में ऐसा काम नहीं होना चाहिए जहां सर झुकना नहीं चाहिए, वहां पर सर ऊंचा होना चाहिए, गर्व से ऊंचा होना चाहिए। जो काम हमें दिया जाता है उसे बड़े चतुरता से, बड़ी सफाई से और बड़े आसानी से उसे करके दिखाए तो शायद क्या हो जाता है, जैसे हमारा नाम और हमारा काम भी दिख सकता है। आप जानते वास्तव में विश्वेश्वरैया ने जो शक्कर बैरेज, वाटर वर्क्स का काम किए, उसके बाद तो पूरे देश में उनका नाम फैल गया, चारों तरफ फैल गया। आप जानते हैं उसके साथ साथ उन्होंने और भी काम किए, जिसे क्या कहते हैं
जब वो वाटर वर्क्स का काम किए, शक्कर बैरेज का काम किए, उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, उन्हें आदन से बुलावा आया। आदन से बुलावा 1906 में, समझ गए ना, 1906 में जैसे आदन से बुलाने के बाद वहां पर भी उन्होंने नहरों का, नदियों का और नालियों का काम किया। अच्छी तरह से काम करने के बाद मुंबई सरकार की तरफ से 1904 में, आप जानते 1904 में शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उन्हें मुंबई सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनकर उन्हें हिस्सा लिया था। आप जानते हैं शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में विश्वेश्वरैया ने पहली बार मुंबई सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बनकर उसमें हिस्सा लिए। उस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पूरे देश भर में उनका नाम फैल गया और बड़े बड़े कामों में उनकी सलाह लेने लगे और बड़े बड़े इंजीनियरों में विश्वेश्वरैया का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा रहा। आप जानते हैं कम उम्र में, कम छोटे हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करने लगे। उनके पास वो योग्यता थी, वो कर्मठ थे और जैसे ईमानदारी, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जिसके पास ईमानदारी होती है वो व्यक्ति कभी भी देश की उन्नति में काम कर सकता है। आप जानते हैं ऐसे समय पर स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से वो काम करता है, तो इसलिए उनके पास ईमानदारी बहुत बड़ी संपत्ति, उनके पास वो ईमानदारी संपत्ति उन्हें बहुत ऊंचे स्थान तक लेकेंगे। विश्वेश्वरैया ने जैसे अदन से वहां बुलाया, वो भी काम किए, शिमला इरिगेशन में भाग लिए, कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। भाग लेने के बाद आप जानते हैं जैसे उसके साथ साथ ऐसे चलने लगा। 47 साल हो गए, 47 साल, लगभग 47 इयर्स के ओल्ड हो गए। आप जानते हैं जैसे विश्वेश्वरैया ने तब उन्हें क्या कहते हैं, एक तरफ तरक्की होने लगी और एक तरफ नाम होने लगा। तरक्की के ऊपर तरक्की, तरक्की के ऊपर तरक्की। आप जानते हैं जैसे नाम के ऊपर नाम होने लगा। आप जानते हैं ऐसे समय पर वास्तव में आपको मालूम है ये समय कैसा चला विश्वेश्वरैया के लिए, बहुत ही कठिन चला। कैसे? तरक्की के ऊपर तरक्की, नाम के ऊपर नाम मिलना, पदोन्नति हो रही है। ऐसे समय पर क्या होता है आपको मालूम है, जैसे आपने साथ रहने वाले लोग जलना शुरू किए, विशेषज्ञ से जलने लगे। आप जानते हैं जैसे ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत है, ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत है। खास तौर पे जैसे एक दूसरे की उन्नति, एक दूसरे की तरक्की देख नहीं पाते, इसलिए समझ के ना जानते। जैसे विश्वेश्वरैया जब तरक्की के ऊपर तरक्की, पदोन्नति के ऊपर पदोन्नति होने लगे, नाम कमाने लगे, बड़े बड़े इंजीनियरों में उनका नाम लिया जा रहा। आप जानते जैसे पहले से सुप्रीम थे, आप सुप्रीम इंजीनियर बन गए। आप जानते जैसे कैसे हर काम में उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी था। ऐसे समय पर आप जानते जैसे उनके सहकर्मी लोग ही बड़े बड़े जो इंजीनियर्स थे वो सब विश्वेश्वरैया से जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। आप जानते जैसे नफरत करने लगे। ऐसे समय पर क्या होता है मालूम है, वास्तव में ईर्ष्या करना, आप जानते एक तरफ जिसके पास वो क्षमता नहीं है वो ईर्ष्या ही करता हो, क्या करता हो, उसके सिवा उसको आता ही क्या। आप जानते हैं इसे ईर्ष्या करना छोड़ देना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसे और अच्छा करने के लिए अगर आप साथ दिए तो और भी आगे अच्छे अच्छे काम बन सकते हैं। अगर आप काम करने वाले के बारे में अब बुरा बुरा बोल के जैसे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, आप जानते हैं चापलूसी करने लगे, ऐसे समय पर वापस जैसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञों को बहुत बुरा लगा। आपने क्या कहते हैं, अपने के पेशे के लोग जब ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, तो उन्हें अच्छा लग रहा कि ऐसे लोगों के बारे में मैं क्यों काम करूं। आप जानते हैं जिसे अच्छा नहीं लग रहा, जिस घर वाले व्यक्ति घर के सदस्य को पसंद नहीं करते, वो सदस्य उस घर में रहेगा कैसे। आप जानते हैं जैसे घर के जो परिवार है, बड़ा परिवार है, 10-15 लोग हैं, उसमें से एक सदस्य को अगर नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें उस घर में रहने के बाद भी अकेलापन महसूस करेगा। वो परिवार का हिस्सा नहीं समझेगा, परिवार का दूर का समझेगा। इसीलिए वो ही निर्णय लेगा कि मुझे इस परिवार में रहना चाहिए, वो घर छोड़ के चला जाना चाहिए। तो इसीलिए जिसे क्या कहते हैं, विश्वेश्वरैया को जो जलने लगे, उनके सहपाठी लोग, उनके सहयोगी लोग, कर्मचारी लोग जैसे जलने लगे, तो उन्होंने तुरंत ऐसा निर्णय लिए जो अनहोनी था। आप जानते जैसे ये शायद मुंबई सरकार या महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुखद बात है। जैसे उस समय में जो तरक्की हो रही थी मुंबई सरकार के अधीन में, महाराष्ट्र की जो तरक्की हो रही थी, नाम का भारत में जो नाम हो रहा था, उस समय जैसे विश्वेश्वरैया ने ऐसा कदम उठाया जो सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। आप जानते जैसे कई बहुत सारे लोग तो अपना कुर्सी पर बचाने के लिए क्या क्या घोटाले नहीं कर सकते। आप समझते हैं जैसे कितना भ्रष्टाचार नहीं करते कुर्सी को बचाने के लिए, लेकिन विश्वेश्वरैया ने कुर्सी को ठुकरा दिया। आप जानते जैसे जो अपने पेशे के लोग जब ईर्ष्या करने लगे, उन्हें जलने लगे, तो ऐसे समय पर विश्वेश्वरैया ने ऐसा कदम उठाया, तुरंत इस्तीफा पत्र सौंप दिए मुंबई सरकार को। उसी समय इस्तीफा दिया, अपने काम से, अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर चल पड़े। आप जानते जैसे ऐसे समय पर उन्हें समझ गया ऐसे जलने वाले लोगों के बीच में रहकर अपने शान के खिलाफ है। आप जानते जैसे विश्वेश्वरैया ने कदम उठाकर इस्तीफा पत्र देकर वहां से चले गए। वास्तव में नियम के अनुसार जो इस्तीफा देता बीच में उसे पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी मुंबई सरकार ने विश्वेश्वरैया के विशेष सेवाओं के लिए, विशेष कार्यों के लिए उन्हें पेंशन देने का भी निर्णय ले लिया। आप जानते हैं जैसे जब अच्छे लोग होते हैं, अच्छे काम करते हैं तो अच्छा ही होता है। आप जानते हैं जैसे कोई जलने से, कोई बुरा बोलने से, कोई उसे करने से उसका कोई बुरा नहीं होता, उसका अच्छा ही होता है। आप जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, जैसे
होना चाहिए, चलने वाले भी होना चाहिए, समझ में साथ साथ ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं जैसे, लेकिन विशिष्ट को गुरुओं का सम्मान मिलता था, समझ गए ना आप जानते हैं जैसे गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, अपना खुद का परिश्रम, आप जानते हैं जैसे निष्ठा, लगन, ईमानदारी, कर्मठ, आप जानते हैं, फिर उसके साथ साथ उनके पास वो क्षमता भी थी, वो योग्यता था उनके पास, आप जानते हैं उस योग्यता के बल पर अपने काम को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं जैसे जैसे मैं बात कर रहा था जैसे इंजीनियर लोगों को नौकरी नहीं मिलता, कौन नौकरी दे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं लोग अपने बच्चों में वो क्षमता है कि नहीं वो देखना चाहिए। आप जानते हैं उसके बाद ही नौकरी की बात करना चाहिए। अपने बच्चों के पास वो क्षमता नहीं होता, नौकरी दो तो कैसे देते हैं, आप जानते हैं वो अगर क्षमता है तो नौकरी देंगे, ऐसे चुप सर्टिफिकेट लेके अगर कंपनी में दिए बिठा है तो कंपनी को आग लगा के भाग जाएंगे। आप जानते हैं वास्तव में ऐसे नहीं चाहिए, अपने बच्चों में क्षमता होना चाहिए और क्षमता के अनुसार उसे नौकरी मिलती है। आप जानते हैं वास्तव में विशिष्ट अभी मुंबई से इस्तीफा देकर बाहर आ रहे थे, फोन आया, देखो नौकरी, आप जानते जैसे नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, कैसे विश्व जैसे कर्मठ और ईमानदार लोगों को कैसे नौकरियां मिलती है। जैसे मुंबई सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आ रहे थे, उन्हें कहा से हैदराबाद से फोन आया, अंदर से, आप जानते हैं जैसे फोन मतलब उनकी बुलावा आया, बुलावा जैसे आ गया, अभी नौकरी से इस्तीफा दिए, अब इस्तीफा देकर देर भी नहीं हुआ, इस्तीफा देने में पहले उनको मालूम हो गया विश्वेश्वरैया साहब इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा दे चुके बोलते उधर से बुलावा आया, आप जानते हैं जैसे कहां से, हैदराबाद से बुलावा आया, हैदराबाद से, जैसे किससे बुलावा हैदराबाद से, और समय जानते जैसे निजाम साहब, भारत के जितने अमीर लोग थे उनमें से एक अमीर निजाम सरकार जैसे हैदराबाद के, उनसे बुलावा आया। आप जानते जैसे हैदराबाद आंध्र, समझ गए ना, हैदराबाद राज्य के सलाहकार समिति के इंजीनियर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, हैदराबाद के सलाहकार इंजीनियर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। ऐसा कोई सा पद नहीं, पद मांगना भी नहीं चाहिए, वो पद चाहिए मुझे, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, पद की कोई जरूरत नहीं, क्षमता होना चाहिए, क्षमता के अनुसार पद ऑटोमेटिक मिलते जाता है। ऐसे समय पर आप जानते हैं जैसे विशिष्ट को कैसे हैदराबाद के निजाम बुलाकर उन्हें हैदराबाद राज्य के सलाहकार इंजीनियर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, और वहां पर जैसे इसका कारण क्या था, आप जानते हैं हैदराबाद में जो निजाम तो देश के सबसे बड़े अमीर थे, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। आप जानते हैं वो मुसीबत कौन सी थी, मूसी नदी। हैदराबाद में जो मूसी नदी बहती है वो प्रति वर्ष जब भी वर्षा होती है बारिश सीजन में, रेनी सीजन में, वो मूसी नदी पूरा बाढ़ भरकर पूरे हैदराबाद शहर में तबाही मचा देता है, घर घर में पानी भर देता था। आप जानते कितने सालों से चल रहा था, एक साल की कमाई एक महीने में पूरा बर्बाद होकर छोड़ दिया था। मूसी नदी निजाम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, इसलिए उस मुसीबत को समाप्त करने के लिए निजाम ने आजाद जिसे बुलाया, विश्वेश्वरैया को बुलाया। विश्वेश्वरैया ने जब हैदराबाद चले गए, हैदराबाद के सलाहकार समिति इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने के बाद, हैदराबाद जाने के बाद वहां पर उन्होंने मूसी नदी के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने मूसी नदी के नाक में, आप जानते हैं जैसे उसके मुंह में लगाम डाली। लगाम समझते आप जानते हैं जैसे जब घोड़ा कितना भी भारी ले दो, जब भागा उसके मुंह में जब सलाखों जैसा लोहे का जब लगाम डाल दिए तो घोड़ा जैसे ठहरता, गाड़ी भागने दो कितना भागने दो, लेकिन जैसे ब्रेक दबा दिए रुक जाता। वैसे ही विश्वेश्वरैया की समझ में आया अब इसके मुंह में लगाम डालना चाहिए। तब तो उसने क्या किया, जैसे विश्वेश्वरैया ने उस मूसी नदी को बड़ा सा डैम बना दिया, मूसी नदी को डैम बना दिया। जानते बनाने के बाद जैसे पानी को रोक दिए, पानी को रोकने के बाद उसके साथ साथ हैदराबाद में जो गंदा पानी था, नाली का पानी, उसे ड्रेनेज सिस्टम जो उसे ठीक किए, और उसके बाद जैसे स्वच्छ पानी, पीने का पानी जो होता है जो शहर के बाहर से उसे इकट्ठा कर घर घर तक छोड़ने का जो नल का सिस्टम होता है, वो भी कार्य उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ, बड़े दक्षता के साथ कम समय में हैदराबाद को सुंदर शहर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं जैसे मूसी नदी को काबू में किए, और उसके साथ साथ हैदराबाद में नालियों का प्रबंध किए, नहरों का प्रबंध किए, गंदा पानी बाहर जाना, अच्छा पानी अंदर आना। आप जानते हैं जैसे ऐसे समय पर फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा काम किए विश्वेश्वरैया ने, हैदराबाद में जो अंदर में समझ गए ना, जो बाग आम के नाम से जो प्रसिद्ध पब्लिक गार्डन है हैदराबाद में, वो किसका निर्माण है, वो भी विश्वेश्वरैया के निर्माण है। आप जानते हैं जैसे विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद शहर को सुंदर बनाने के लिए बाग आम का निर्माण करके वहां पर एक सुंदर बगीचे का निर्माण किया, और उसके साथ साथ आप जानते हैं जैसे बाग आम का निर्माण करने के बाद आज वो हैदराबाद शहर आंध्र की राजधानी बन चुकी है। वो भी निर्माण किसका, वो जो शहर में जो कुछ भी है सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम और पानी का सिस्टम है और जो बगीचे हैं, वो सब कुछ किसका देन है, विश्वेश्वरैया का ही देन है। आप जानते हैं ऐसी क्षमता, ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले हमारे साहब विश्वेश्वरैया जी जब हैदराबाद से बस वहां पर भी काम समाप्त करके बस इस्तीफा देकर आ रहे थे। आप जानते जैसे देखो अभी नौकरी छोड़ी नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिर से और बुलावा है, कहां से बुलावा है मालूम नहीं, जैसे आप दक्षिण भारत में मुंबई के बाद फिर हैदराबाद गए,
मुंबई से सरकार ने मुफ्त में उन्हें नौकरी दिया, फिर उसके बाद निजाम साहब ने उन्हें नौकरी दे दी, फिर उसके बाद जैसे वहां का काम समाप्त करके अभी सोच रहे थे, उसके बाद मैसूर से फोन आया, मैसूर से बुलावा, फोन मतलब बुलावा है। आप जानते जैसे दक्षिण रियासत में हैदराबाद के बाद आप मैसूर का ही नंबर है। आप जानते मैसूर के राजा कृष्णदेवराय वड़ियर, कृष्णराज वड़ियर उस समय के राजा, वो बड़े कैसे बड़े अच्छे प्रशासक थे। अच्छे प्रशासक के साथ साथ वो बड़े दयालु थे। अपने राज्य में जितनी प्रजा है वो प्रजा को खुश और सुखी रह देखना चाहते थे, सुखी और खुश देखना चाहते थे। इसलिए उनके मन में नए नए विचार आते थे, नए नए कार्यान्वित करने के विचार आते थे। लेकिन उन सपनों को साकार करने वाले एक अभियंता की जरूरत थी, एक बड़े इंजीनियर की जरूरत थी, एक कलाकार की जरूरत थी, एक टेक्नीशियन की जरूरत थी। आप जानते जैसे मन में विचार तो आते हैं, लेकिन विचार के अनुसार काम करने वाले भी होना चाहिए। आप जानते जैसे राजे जितना अच्छी तरह से सोचते थे अपने प्रजा के बारे में, अपने राज्य के बारे में, प्रशासक के साथ साथ अच्छे दयालु भी थे, बड़े दयालु थे। प्रजा के बारे में सोचते थे, प्रजा उन्नति करना, अपना राज्य उन्नति करे, इसके लिए कुछ हमें अच्छे अच्छे नाम कार्य करना चाहिए, कार्य रूप में लाना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। आप जानते ऐसे ऐसे समय पर जो राजा के मन में सोचते विचार थे, उस विचारों को साकार रूप देने का, साकार सपने को साकार बनाने वाले वो कौन थे? भारत में केवल मात्र केवल विश्वेश्वरैया थे। आप जानते कृष्णराज वड़ियर विश्वेश्वरैया को बुलाए, और विश्वेश्वरैया को बुलाने के बाद विश्वेश्वरैया को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका जन्म स्थान, जन्मभूमि जिसे बोलते हैं, कर्नाटक में जैसे मैसूर राज्य में जन्म लिए थे, जन्मभूमि की सेवा करने में उन्हें बड़ा सौभाग्य समझ लिए, आनंद आया, मजा आया। आप जानते हैं फिर मैसूर आ गए। मैसूर आने के बाद सीधे तौर पे विश्वेश्वरैया को और कृष्णराज वड़ियर चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए। आप जानते हैं सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन गए मुंबई में, फिर हैदराबाद के सलाहकार के इंजीनियर के रूप में उन्हें नियुक्त किया हैदराबाद में। फिर हैदराबाद होने के बाद जैसे सीधे मैसूर आए, मैसूर में कैसे चीफ इंजीनियर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, और इस पद पर 3 साल काम किए। ये 3 साल काम करते करते जो 3 साल का समय था, ये विश्वेश्वरैया की परीक्षा, अग्नि परीक्षा। आप जानते हैं जैसे 3 साल में जो कार्य किए, निष्ठता से ईमानदारी दिखा दिए, वहां पर कर्म दिखा दिया, वहां पर परिश्रम दिखा दिया, उसका फल दिखा दिए, उससे प्रभावित होकर कृष्णराज वड़ियर उन्हें चीफ इंजीनियर के पद से हटाकर उन्हें क्या किया मालूम है? अपना दीवान घोषित किया। ऐसे कर्मनिष्ठ, ऐसे ईमानदार लोग। आप जानते जैसे ईमानदारी कूट कूट कर भरा था विश्वेश्वरैया में। ईमानदारी एक ही काम आता है जैसे संसार में जो व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे स्थान दिलाता है। आप जानते जैसे विश्वेश्वरैया के इस अच्छे गुणों को देखकर, कार्य क्षमता को देखकर, उनके कार्य कुशलता को देखकर, उनका प्रखर बुद्धि को देखकर चीफ इंजीनियर के पद से निकालकर उन्हें दीवान का पद, दीवान मतलब मंत्री का पद दे दिए। आप जानते दीवान का पद देने के बाद इस पद पर उन्हें लगभग 6 साल काम किए। ये 6 और 3 9 साल में जो कार्य किया विश्वेश्वरैया ने मैसूर में, इस 9 साल में मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल दिए। 9 साल के अवधि में, समझ के 9 साल का जो समय था, उसमें क्या किए? पूरा मैसूर राज्य का ही नक्शा बदल दिया। आप जानते इस 9 साल में उन्होंने किया क्या? आप जानते वास्तव में सबसे पहले तो उन्होंने मैसूर राज्य में जैसे उन्हें मालूम था, मैंने शुरुआत में बता दिया था, विश्वेश्वरैया का सपना क्या था, उनकी सोच क्या थी। जैसे किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की उन्नति होती है तो, प्रगति होती है तो, विकास होता है तो कैसे होता है? सिंचाई और औद्योगिक विकास। आप जानते जैसे ये सिंचाई और औद्योगिक, आप जानते इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये दोनों जो जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस देश में चलता है, वो देश, राज्य, वो क्षेत्र कैसा बड़े तेजी से विकास की और उन्नति की ओर बढ़ सकता है। तो इसीलिए उस सपने को साकार करने का समय अब आ गया। और जैसे उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे मैसूर में उन्होंने जैसे क्या किए, 1.5 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का योगदान दिया। 1.5 लाख एकड़ जमीन, 1 एकड़ नहीं, फ्लैट 2 फ्लैट को स्क्वायर फीट नहीं, कैसे 1.5 लाख जमीन को उन्होंने क्या किया, एकड़ भूमि को सिंचाई का प्रबंध किया। सिंचाई समझ गए ना, उसके 1.5 लाख एकड़ जमीन बोले तो मामूली नहीं। आप जानते जैसे पूरा मैसूर राज्य के किसान खुश हो गए। आप जानते जैसे चारों तरफ हरियाली आ रही है। आप जानते जैसे खुश हो गए, जैसे 1.5 लाख एकड़ भूमि को उन्होंने सिंचाई का विकास करके, समझ गए ना, आप जानते जैसे योगदान दिया तो सारे किसान खुश हो। उसके साथ साथ औद्योगिक पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी उधर शुरुआत की। जैसे इसलिए जैसे क्या कहते हैं, और शिव समुद्र पर उन्होंने बिजली उत्पादन का जो कारखाना खोला, उन्हीं के देखरेख में हुआ। शिव समुद्र पर पहली बार बिजली का कारखाना वहां पर चला शुरू किए और बिजली उत्पादन, समझ गए ना। उसके बाद जैसे भद्रावती पर जो इस्पात के कारखाने, इस्पात बोले तो स्टील इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, स्टील इंडस्ट्री, जो इस्पात बोलते हैं हिंदी में, इस्पात का कारखाना जो था उन्हीं की देखरेख में स्थापित हो गया। इसके साथ साथ समझ के आप जानते जैसे उन्होंने ये 2 बड़े काम करने के बाद आप जानते जैसे मैसूर का विकास बड़े तेजी से चलने लगा। महाराजा
मंत्रमुग्ध हो गए। आप जानते जैसे 9 साल की अवधि में जो कुछ भी किया वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विशेष जैसे कर्मठ योगी योग्यता क्षमता जिसके पास होती है, नौकरी समझिए ना उनके चरणों तक आके गिरती है। इसलिए मैं बोलता हूँ समझिए ना, जैसे विद्यार्थी के जीवन में जितना ज्ञान लेना है दीजिए। आप जानते जैसे पढ़ाई करिए, अच्छे तरह से सुनिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए। बस मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, मार्क्स लेता हूँ, वो काम नहीं आता, लेकिन आपने सीखा क्या, आप जानते जैसे वास्तव में ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे कितने लोग नहीं होंगे, कितने इंजीनियर्स नहीं होंगे, आप जानते, लेकिन विशेषज्ञों को क्यों बुलावा आ रहा है? लेकिन विशेषज्ञ के पास ऐसे कौन सी बात थी, कौन सी क्षमता, कौन सी योग्यता, ऐसे कौन सी विशेषता थी उनके पास, जो हर समय से समझिए ना बड़े बड़े लोगों से उन्हें बुलावा आप जानते जैसे। फिर उसके बाद जैसे क्या कहते हैं, ये शिव समुद्र पर बिजली उत्पादन कारखाना उन्होंने खोला, उनके नजर में स्थापित किया। फिर भद्रावती पर इस्पात का कारखाना उन्होंने खोला, स्टील फैक्ट्री का उन्होंने स्थापना किया। उसके साथ साथ मैसूर राज्य में सबसे बड़े 3 काम किए विशेषज्ञ ने जीवन में। समझ गया कौन से सबसे बड़े 3 काम माने जाते हैं? एक काम तो कौन सा? कृष्णराज सागर डैम। आप जानते जैसे केएसआर जिसे डैम के नाम से प्रसिद्ध है आज, उस समय उनका निर्माण करना। एक ऐसा डैम जो है कृष्णराज सागर, ये भारत में अपने रंग का पहला अनोखा डैम। आप जानते हैं ऐसा डैम संसार में भारत में कभी नहीं हुआ था। ये इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतना धुआंधार दिख रहा है जिससे दूर दूर से लोग आकर देखते थे। आप जानते हैं दूर दूर से। इससे पहले मैंने आपको बताया जैसे ये डैम, इससे पहले मैंने आपको एक बात बताया, आप जानते जैसे शिमला इरिगेशन और इधर जैसे क्या कहते हैं आदन से बुलावा आया, वहां पर और भी उदाहरण दे सकते हैं। कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? विशेषज्ञ ने खड़गवासला नामक नदी पर समझिए ना एक ऐसा उन्होंने द्वार बनाया, गेट जो ऑटोमेटिक खुलना, खड़गवासला पुणे के पास खड़गवासला समझिए ना जो नदी था, उस नदी को ऐसा गेट उन्होंने निर्माण किया पहली बार। समझिए ना भूतल वर्तमान ऐसा गेट कभी नहीं हुआ था। विश्व ने पहली बार खड़गवासला नामक उस नदी के लिए अपने आप खुला, अपने आप बंद होना, ऐसा द्वार का निर्माण करने के बाद आप जानते हैं जिससे हम हमेशा दूसरे देशों की तारीफ करते हैं। अमेरिका, जापान, जर्मन ऐसे हैं आप जानते हैं, लेकिन तरक्की कर चुके हैं। भारत तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी उस समय विश्व ने दुनिया के लिए एक ऐसा मिसाल बनाए थे। समझिए ना जो खड़गवासला नामक नदी पर जो डैम के ऊपर जो द्वार बनाया गया, गेट बनाया गया, ऑटोमेटिक डिजाइन का, जो अपने आप खुला अपने आप बंद होना, इसकी नकल कहां पर? अमेरिका के पनामा नदी के लिए उसकी नकल की गई। जो पुणे के पास खड़गवासला नामक जो नदी है उसके जो गेट बनवाया विशेषज्ञ ने, अनोखा गेट, पहली बार दुनिया में इसका नजारा कहां पर देखने को मिल रहा? वहां पर अमेरिका के पनामा नदी के लिए अमेरिकी लोगों ने यहां की नकल वहां पर लेके गए। आप जानते ये रीजन वहां पर बनाए। अब तो क्या विशेषज्ञ का नाम भारत तो छोड़ो पूरे विश्व में फैल गया। आप जानते जैसे कौन से विद्यार्थी थे जो पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, वही विद्यार्थी की बात कर रहा हूं मैं आज, पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन होगा। किसकी वजह से? उनके पास वो योग्यता थी, वो कार्यकुशलता, वो बुद्धि थी, वो प्रखर बुद्धि थी, तेज बुद्धि वाले थे। आप जानते इसलिए जैसे और विशेषज्ञ ने इधर कृष्णराज सागर डैम का निर्माण करने के बाद दूर दूर से लोग आकर उस डैम को बनाने वाले की तारीफ करते न थकते थे। सबके मुंह जैसे होश उड़ जाते थे, इतना बड़ा सा खोल गए। और एक डैम का निर्माण करने के बाद, कैसा डैम निर्माण करने के बाद उससे सिंचाई के लिए पानी, पहला तो डैम बनाना, दूसरी बात जैसे सिंचाई के लिए पानी। मैंने इससे पहले बात किया कि 1.5 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का प्रबंध किया गया कृष्णराज सागर से। समझ गया ना 1.5 लाख एकड़ भूमि, समझ गया ना कितने, जिसलिए बोलते हैं जिस धरती पर जिस मिट्टी पे हाथ डालोगे वो मिट्टी कैसे सोना होता, सोना सोना। इसीलिए जिससे बताते हैं 1.5 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का व्यवस्था करने के बाद फिर तीसरी बात औद्योगिक के लिए पानी की व्यवस्था, इंडस्ट्रियल के लिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए। आप जानते हैं जहां पर पानी की व्यवस्था होती है वहां पर बहुत सारे कल कारखाने, इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा सकती है। इसलिए समझ आप जानते हैं जैसे वास्तव में मैसूर राज्य की उन्नति में एक तो कृष्णराज सागर डैम बन के खड़ा हो गया, जो 1.5 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का प्रबंध किया गया, जो किसान सोना उगाने धरती से। आप जानते जो चाहे मन मांगे समझ गया क्या कहते हैं, फसल वगैरह जैसे गन्ना बोलो, तुअर बोलो, दाल बोलो, उड़द बोलो, चावल बोलो, समझ गए ना, या बादाम बोलो, किशमिश बोलो, फ्रूट जो भी है, जो फल फूल है, सब कुछ जो मांगे, जो हाथ लगा रहे वो कैसा है, जिस भी वस्तु को हाथ लगा रहे वो वस्तु क्या बन रहा? सोना ही सोना। मतलब फसल अच्छी तरह से निकल रही है, पानी का इंतजाम किया गया विशेषज्ञ ने। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी पानी की इंतजाम करने के बाद जानते हैं जैसे विशेषज्ञ ने फिर से एक तो मैंने बताया कि शिव समुद्र पर बिजली उत्पादन का कारखाना उनकी देखरेख में स्थापना हो गई। फिर भद्रावती पर उन्होंने स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया। उसके साथ साथ अब मैसूर राज्य के लिए क्या किया उन्होंने? चंदन का तेल
समझ गए, इस्पात और कागज की फैक्ट्री और साबुन के, आप जानते हैं जिसे मैसूर सैंडल जिसे बोलते हैं, एक सुंदर जैसे सुगंधित रूप से द्रव्य होते हैं, ये सभी कारखाने किसके हाथों में निर्माण स्थापित हो गए? केवल मात्र केवल विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के विकास के लिए ये सभी कारखानों का स्थापना किए। आप जानते हैं इसके साथ साथ एक तरफ सिंचाई हो गई और दूसरी तरफ कारखाने तैयार हो गए। अब राज्य की तरक्की, उन्नति यूं तेजी से भागने लगी, समझ ना, दिन ब दिन तरक्की के ऊपर तरक्की। मैसूर राज्य के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। आप जानते हैं मैसूर राज्य अन्य राज्यों से कई गुना आगे बढ़ चुका है। आप जानते हैं ऐसे समय पर इसके साथ साथ जब दीवान के पद पर ये हो गए, पहले दो काम हो गए, 3 काम हो गए, उसके साथ साथ ये सिंचाई क्षेत्र हुआ, फिर उसके बाद कारखाने हो गए, उसके साथ साथ और कौन सी बात रही, जैसे अब सरकार और जनता के बीच में जो दूरी था उस दूरी को उन्होंने बदल दिए, दूरी को मिटा दिए। आप जानते हैं जैसे विश्वेश्वरैया ने पहली बार मैसूर राज्य में पंचायत राज की स्थापना की। पंचायत समझ आप जानते हैं ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत जिससे बोलते हैं, गांव के लोगों से प्रतिनिधि चुनने लगे और गांव की जो भी समस्या है वो कैसे वो प्रतिनिधि द्वारा सीधे सरकार को संपर्क करने लगे। तो गांवों की समस्या आसानी से राज्य के समझ में आने लगे और जो भी समस्या है समस्या का समाधान करने लगे। पंचायत राज की स्थापना किसने किया? विश्वेश्वरैया ने किया। देखो कौन से काम करे विश्वेश्वरैया ने। आप जानते जैसे कल कारखाने हो गए, सिंचाई हो गई, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। आप जानते फिर मैसूर आके जैसे मैसूर राज्य की कैसे तरक्की करें, ऐसे इंजीनियर लोगों की जरूरत है हमें। आप जानते जैसे ऐसे योग्यता वाले, ऐसे क्षमता वाले, ऐसे कड़ी मेहनत करने वाले, आप जानते जैसे, और उसके साथ ये सब कुछ एक तरफ है तो ईमानदारी एक तरफ है। आप जानते जैसे ईमानदारी एक तरफ है, ईमानदार लोग जैसे बहुत कम मिलते हैं। आप जानते संसार में है भी है वो मालूम नहीं। आप जानते हैं कि जैसे ईमानदार लोग जैसे क्या कहते हैं, विश्वेश्वरैया ने कारखानों की स्थापना करने के बाद फिर पंचायत राज की स्थापना की और गांव-गांव की जो भी समस्या है वो समस्या को आसानी से राजा तक पहुंचना और समस्या का समाधान बड़े तेजी से हल करना, ये विश्वेश्वरैया का दूसरा काम। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जैसे मैसूर राज्य के आर्थिक विकास के लिए बैंक की स्थापना की, मैसूर बैंक ऑफ मैसूर। आप जानते हैं मैसूर बैंक की जिससे स्थापना की विश्वेश्वरैया के हाथों से होगी। आप जानते हैं जैसे देखिए इधर आर्थिक स्थिति से एक तरफ सिंचाई हो गया और दूसरी तरफ कारखाने हो गए और तीसरी तरफ जैसे लोग प्रतिनिधि लोग जैसे लोग राजा सरकार से मिलने लगे। फिर उसके साथ साथ जैसे लेन देन शुरू हुआ, जैसे आर्थिक रूप से हाथ बढ़ाव चलने लगा, जैसे समझ गए ना, उसकी वजह से लोगों को बहुत फायदा होने लगा। फिर बैंक की स्थापना होगी, बैंक की स्थापना होने के साथ साथ विश्वेश्वरैया चुप नहीं बैठे। आप एक तरफ सिंचाई, दूसरी तरफ औद्योगिक, तीसरी तरफ पंचायत राज और चौथा कौन सा हो गया? आप जानते हैं जैसे आर्थिक स्थिति से बैंकों की स्थापना की। उसके साथ साथ बैंकों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में चुप नहीं बैठे, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। शिक्षा क्षेत्र जैसे क्या कहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में तो जैसे उस समय जैसे पूरे दक्षिण भारत में केवल मात्र एक ही मद्रास यूनिवर्सिटी चलता था, विश्वविद्यालय। उन्होंने विश्वेश्वरैया ने सपना देखा जैसे मैसूर राज्य के लिए एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में चुप नहीं बैठे। आप जानते हैं शिक्षा क्षेत्र में क्रांति हो गई। ऐसे समय पर जैसे क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारे बाधा आ गए विश्वेश्वरैया के सामने, लेकिन विश्वेश्वरैया ने हार नहीं माने। अलग रूप से जैसे मैसूर राज्य के लिए अलग मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, छोड़ दी, छोड़े नहीं। आप जानते जैसे जो काम हाथ में पकड़ते उसे पूरा करके छोड़ने वाले जैसे विश्वेश्वरैया आप जानते बड़े कर्मठ माने जाते हैं। ऐसे समय पर आप जानते जैसे क्या क्या मैंने बता दिया, सिंचाई हो गई, जैसे किसानों का बोलबाला हो गया, इंडस्ट्री जैसे इधर जितने भी पढ़ाई लिखे लोग हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो उनको नौकरी मिलने लगी, घर घर में काम चलने लगे, बहुत सारे कल कारखाने खुले। उसके साथ साथ जैसे इधर गांव में प्रतिनिधि चुने जाने लगे, इधर के काम आसान बनने लगे। उसके साथ साथ बैंकों की स्थापना हो गई, बैंकों में नौकरी मिलने लगी, बैंकों से लेन देन शुरू हो गया। उसके साथ साथ अब शिक्षा क्षेत्र में मैसूर राज्य की उन्नति होने लगी। मैसूर राज्य की अलग स्थापना हो गई, उसमें कामयाबी मिली। इस विषयों को बड़े तकलीफ झेलने के बाद भी चुप नहीं बैठे। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद आप जानते हैं जैसे मैसूर राज्य अब तरक्की के ऊपर तरक्की, उन्नति के ऊपर उन्नति, जैसे बड़े खुशहाली चल रहे हैं मैसूर राज्य में, बहुत प्रसन्न है लोग, राजा सभी प्रसन्न है। लेकिन साथ में जो पड़ोस में लोग थे, आप जानते हैं जैसे मैसूर राज्य, मैसूर जितना जैसे मद्रास के लोग भी जैसे क्या कहना चाहते थे, अपने राज्यों को भी उन्नति के विकास की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर जो लोगों का सपना था उसे साकार होने के लिए वहां पर कौन थे? अंग्रेजों का राज था। मद्रास पर अंग्रेजों का राज होने की वजह से अंग्रेज लोग ना मद्रास लोगों की उन्नति देखना चाहते हैं, ना मद्रास की उन्नति देखना चाहते हैं, ना मैसूर की उन्नति। इसलिए जैसे अंग्रेज लोग विश्वेश्वरैया के खिलाफ कृष्णदेवराय ओडेयर के कान भरने लगे। आप जानते हैं जैसे वहां चापलूसी शुरू हो गई, फिर से जैसे ईर्ष्या करने लगे। आप जानते हैं जैसे झूठ मूठ बोलकर जैसे विश्वेश्वरैया के खिलाफ भड़काए। किसने भड़काया? अंग्रेज लोगों ने विश्वेश्वरैया के खिलाफ राजा के कान भरने की वजह से विश्वेश्वरैया को पता चला जैसे कि क्या कहते हैं, उन्होंने विश्वेश्वरैया सोचे मैंने 9 साल में जो कुछ भी काम किया
अगर राजा इस बात को अगर नहीं समझता तो समझ गया ना, उन्हें कहा कि जैसे जो लोग अंग्रेज लोग ना मद्रास की उन्नति देखना चाहते ना मैसूर की उन्नति होने देने चाहते, इसलिए अंग्रेज लोग क्या करने लगे, राजा के कान भरने लगे, झूठ झूठ बोलने लगे विश्वेश्वर के बारे में। लेकिन राजा सुना कैसे मालूम नहीं, लेकिन विश्वेश्वर को पता चला कि अंग्रेज लोग राजा के कान भरने लगे अपने खिलाफ। जैसे उन्होंने विश्वेश्वर ने सोचा ऐसे समय पर ऐसी जगह पर काम करना मेरे शान के खिलाफ है। आप जानते हैं जिस राज्य में ऐसे होता है, उसी समय उन्होंने मैसूर से दीवान पद से इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं राजा के मुंह पे तमाचा मारे जैसा हो गया। आप जानते हैं वास्तव में अंग्रेज लोग जैसे विश्वेश्वर के खिलाफ भड़काने के बाद जानते जैसे क्या कहते हैं, वास्तव में इंसान को थोड़ा सा अकल होना चाहिए। आप जानते हैं जैसे इतना दिन काम करने के बाद भी अगर दूसरा कोई आकर बोलता है उनके बातों में आते हैं तो इसकी कमजोरी है, उसके कान के कान कच्चे उसके सवाल के ना। आप जानते हैं जैसे जब भरोसा करते हैं तो भरोसा कोई भी आकर नहीं तोड़े तो भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप जानते हैं जैसे वास्तव में विश्वेश्वर को बहुत बुरा लगा और उन्हें नौकरी से इस्तीफा देकर छोड़ दिए। और जाने के बाद विश्वेश्वर ने इस बार ऐसा वैसा नहीं है, कहा विदेश चले गए, विदेशी बुलाए विदेश गए, विदेश यात्रा करके वापस जब आए, वापस आने के बाद आप जानते जैसे अभी वापस आ रहे थे फिर से, अब भारत सरकार उनका स्वागत किया। पहले मुंबई सरकार स्वागत किया, हैदराबाद सरकार स्वागत किया, मैसूर सरकार स्वागत किया, विदेश में स्वागत किया गया। अब विदेश से भारत वापस आ रहे हैं तो भारत सरकार उनके स्वागत में खड़ा है। पूरा भारत सरकार ना मैसूर है ना मुंबई ना हैदराबाद है। आप जानते जैसे पूरा भारत सरकार ही उनके स्वागत के लिए वहां पर हवाई अड्डे पर खड़ा हुआ है। जैसे भारत सरकार ने उस समय जैसे नई दिल्ली राजधानी की स्थापना हो रही थी, वहां पर एक नई दिल्ली राजधानी कमेटी का गठन हो रहा था। उसी समय नई दिल्ली राजधानी कमेटी के सदस्य के रूप में विश्वेश्वर को भी नियुक्त किया गया। नई दिल्ली राजधानी कमेटी समिति कमेटी बन गई, हो नई दिल्ली राजधानी समिति कमेटी बन गई। उस कमेटी के एक मुख्य सदस्य के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। देखो विश्वेश्वर ने कभी एप्लीकेशन डाले क्या, फॉर्म डाले क्या, मुझे नौकरी बनना है, मुझे नौकरी ढूंढना है, आप कहा तो समाचार पत्र में पढ़े क्या, वांटेड देखे क्या। आप जानते जिससे उनके पास वो क्षमता थी, उन्हें घर बैठने के लिए समय नहीं था। अगर घर बैठे तो बुलावा रहे उन्हें, हमारे पास है नौकरी के लिए। आप जानते जैसे काम की कमी नहीं है, जिसके पास वो हुनर होना चाहिए, वो क्षमता होना चाहिए, वो योग्यता होना चाहिए, वैसे काबिल भी होना चाहिए। आप जानते इसलिए मैं बताना चाहता हूं जैसे विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी कमाना है अभी कमाए। आप जानते बाद में नहीं आता, वास्तव में जैसे सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं आता, उनके पास योग्यता होना है। जिसके पास योग्यता है उसी का बोलबाला, उसी का मान सम्मान होगा उस संस्था में। आप जानते इसलिए वास्तव में एक ताकतवर, एक योग्यता क्षमतावान बनकर जाइए, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने काबिलियत के ऊपर खड़े हो सकते हैं। अपने काबिलियत पर हमें गर्व होना चाहिए। आप जानते विश्वेश्वर ने जब विदेश से आगे पूरा भारत सरकार उनके स्वागत में खड़ा हुआ है। नई दिल्ली राजधानी कमेटी जो समिति थी उसका सदस्य प्रमुख नियुक्त किया गया। और दिल्ली में समझिए ना जो कुछ भी कार्य हो गए, उनके बड़े बड़े इंजीनियरों में, देश के बड़े बड़े इंजीनियरों का एक समिति था, गठन था, संघ था, उसमें उनको भी शामिल किया गया, उनके भी सदस्य प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उसके साथ साथ जानते जैसे वो होने के बाद जैसे जो मैसूर आ गए, मैसूर के बाद जैसे क्या कहते हैं, मैसूर की जो विशेष सेवा किए थे 9 साल, वो सब कुछ जैसे और कुछ लोग देखते रहते हैं। और टाटा कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने जैसे विश्वेश्वर का स्वागत किया। आप जानते जैसे विश्वेश्वर का स्वागत करने के बाद जो मैसूर में जो सुंदर था, समझ गए क्या कहते हैं, मैसूर जो इतना सुंदर नगरी माना जाता है। एक तो कृष्णदास सागर डैम जैसे सिंचाई हुआ, औद्योगिक हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, पंचायत हुआ, बैंक हुआ, एजुकेशन हो गया। आप जानते हैं जैसे नगरी को सुंदर बनाने का जो कार्य था वो भी विश्वेश्वर ने किया। जो वृंदावन बाग था, समझ गए ना, जैसे मैसूर का जो वृंदावन विश्व प्रसिद्ध है, भारत देश पर प्रसिद्ध है, पूरे भारत में जो नंदनवन माना जाता है, जो सुंदर वन माना जाता है, सुंदर वनों में एक सुंदर वन कौन सा, मैसूर का वृंदावन बगीचा, जैसे उसका निर्माण भी किसने किया, विश्वेश्वर ने किया। आप जानते हैं जैसे ये सब विशेष सेवाओं को ध्यान में देखते हुए, नजर रखते हुए टाटा कंपनी के मालिक ने जैसे विश्वेश्वर को सीधे अपने इस्पात फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। आप जानते जैसे टाटा कंपनी की जो मालिक थे, जैसे वो टाटा कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर का पद देने के बाद विश्वेश्वर ने अपनी बचा हुआ जितनी भी पूरी जिंदगी थी वो सारी जिंदगी इतनी ताकत, सचमुच ताकत लगा के उस इस्पात फैक्ट्री की जिसे इस्पात फैक्ट्री को लगा दी, उसकी उन्नति में, विकास में लगा दिए। आज जानते जैसे उसी का कारण है, उसी का परिणाम है आज टाटा फैक्ट्री, टाटा इंडस्ट्री लाइन जो है इतना बड़ा विश्व में फैल चुका है। आप जानते जैसे विश्वेश्वर जैसे महान इंजीनियर लोग, महान अभियंता लोग, बड़े कर्मठ योगी, परिश्रमी और बड़े क्षमता वाले लोग ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में काम किए, इसीलिए उनका नाम बड़े आदर के साथ दिया जाता है। टाटा कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद समझ गए ना, आप जानते जैसे पूरा जीवन में उसके ऊपर लगा दिए, देश सेवा, समाज सेवा, सब कुछ हो गया। आप जानते जैसे फिर समय आ गया, समय के साथ साथ सब कुछ चलते रहता। आप जानते जैसे फिर उसके बाद जैसे उम्र बढ़ने लगी। आप जानते जैसे 1955 में भारत सरकार ने
अपना उच्च सम्मान जिसे भारत रत्न से नवाजा गया विश्वेश्वरैया को। उसके साथ साथ जैसे देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज थे बड़े बड़े, वो सभी अपने अपने ताकत के अनुसार, क्षमता के अनुसार विश्वेश्वरैया का मान सम्मान बढ़ाया। जिसने पीएचडी की उपाधि दी, जिसने सर की उपाधि दी, जिसने डीलिट की उपाधि दी, जिसने एमफिल की उपाधि दी, जिसके पास जिस यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी बड़ी उपाधि है वो सब उपाधियों से विश्वेश्वरैया को नवाजा गया और भारत सरकार से भी भारत रत्न से नवाजा गया। आप जानते जैसे फिर 1900 जैसे क्या कहते हैं 15 सितंबर 1961 भारत रत्न विश्वेश्वरैया की जिसे क्या कहते हैं जन्म शती मनाई गई पूरे भारत देश में। इंजीनियर्स डे के रूप में उसे तबादला किया गया। आप जानते जैसे भारत उनकी शताब्दी 100 साल पूरे होने के बाद विश्वेश्वरैया के इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता गया। अब अभी भी जब भी 15 सितंबर को आते ही इंजीनियर्स डे के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो ऐसे समय पर आप जानते जैसे उसके बाद जैसे जन्म शती मनाने के बाद ज्यादा दिन उनका जीवन साथ नहीं दिया। बस 7-8 महीने में जैसे उनका जैसे क्या कहते हैं 15 सितंबर 1961 में उनकी जन्म शती मनाई गई और 14 अप्रैल 1962 में 7-8 महीने के लगभग बाद जैसे विश्वेश्वरैया ने क्या कहते हैं अपना जीवन बेंगलुरु में अपना चिर विश्राम ले लिए। आप जानते जैसे इतने महान लोग जैसे क्या कहते हैं, ये बोलने को भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जैसे इतने कर्मठ, इतने मेहनती, इतने ईमानदार व्यक्ति जैसे देश विदेश उन्हें बुला रहा है, बड़े बड़े कल कारखानों से बुला रहा है, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े सरकारों से उन्हें बुला रहे हैं। जैसे इतना करने के बाद भी जैसे बस चिर विश्राम हो गए, जैसे पूर्ण आयु भोग कर विश्वेश्वरैया ने बेंगलुरु में अपना चिर निद्रा में मग्न हो गए। जैसे उसके बाद जैसे जब भी उन्हें लोग मिलने जाते थे तो विश्वेश्वरैया को पूछा जाता था इतना दीर्घ आयु जीने का क्या कारण है, इतना सौगे ना। उन्होंने कहा, उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था कि मैं हमेशा कर्म करते रहता था, हर समय का सदुपयोग करते रहता था, मेहनत करते रहता था, यही मेरा सबसे बड़ा राज है। आप जानते जैसे अंतिम क्षण तक विश्वेश्वरैया ने काम करते रहे, अपना जीवन पूरा देश और समाज और मानवता के लिए विकास, मानवता के विकास में लगा दिए। और जानते जैसे विश्वेश्वरैया का मानना था कि जानते जैसे हमारे देश में अलसियों की संख्या बहुत है, इसलिए हमारा देश जापान, जर्मन, अमेरिका जैसे तरक्की नहीं कर पा रहा। तो वास्तव में विश्वेश्वरैया ने क्या कहा जैसे अलसी जब हमारे देश से अलसी लोग खत्म हो जाएंगे तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। समझ गए ना। आप जानते जैसे तब उन्होंने पूर्ण आयु भोगने के बाद जैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी विश्वेश्वरैया हमारे बीच नहीं रहे आज, लेकिन फिर भी उनके जो बने हुए कल कारखाने, कंपनियां, समझ सिंचाई, डैम, जो कुछ भी कल कारखाने, वो स्मारक हमारे नजरों के सामने स्मरण कराते रहता है। व्यक्ति का शरीर ना रहा लेकिन व्यक्ति का जो ज्ञान है, उनकी जो कला है, कृतियां हैं, समझ आप जानते हैं जिससे वास्तव में उनके द्वारा रचे गए जितने भी कार्य हैं वो हमारे सामने जबरदस्त प्रमाण के रूप में साबित करते हैं। एक अच्छे प्रशासक, अच्छे इंजीनियर, कर्मठ, परिश्रमी और ईमानदारी के रूप में उन्होंने जो सामने आ गए। और जानते जैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी विश्वेश्वरैया ने कभी भी इतना सब कुछ उनके पास होने के, इतना क्षमता होने के बाद भी बस वो साधु प्राणी जैसे बोलते हैं, एकदम गरीब जैसे, समझिए ना, मुक्त रूप से रहते थे। उनके बॉडी लैंग्वेज जो होता है, शारीरिक भाषा होती है, उनमें थोड़ा नाम मात्र के लिए भी घमंड नहीं था। आप जानते हैं जैसे हमेशा सरल भाव से रहना, सरल भाव से बात करना विश्वेश्वरैया के सबसे बड़े ये गुण माना जाता है। आप जानते हैं जैसे इसलिए विश्वेश्वरैया को समझ गए ना क्या कहते हैं, लंबे समय तक जीने के बाद चिर विश्राम हो गए, भारत रत्न से नवाजा गया। फिर उसके बाद जैसे भी हो विश्राम लेने के बाद और 2-4 इस पार से सवाल आएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आशा है जीवन चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। समझ आप जानते हैं जैसे समय के बड़े पाबंद थे, 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर बन गए। समझ आप जानते हैं जैसे आदन से बुलावा है, शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लिए, हैदराबाद राज्य के सलाहकार इंजीनियर के रूप में नियुक्त हो गए। फिर मैसूर आ गए, मैसूर चीफ इंजीनियर के पद पर 3 साल के 6 साल के पद साल तक दीवान के पद पर टोटल 9 साल वहां पर काम किया। आप जानते कृष्णराज सागर का डैम का निर्माण किया। आप जानते फिर जैसे वृंदावन बगीचे का निर्माण किया, पंचायत राज, बैंकिंग, समग्र मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम करके समग्र चिर विश्राम लिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बस यहीं पर रोक देता हूँ समय के पाबंदी के साथ साथ। जैसे पाठ को समाप्त हो गया, बस 2-4 सवाल आएंगे और अगले कक्षा में मैं इस पाठ से प्रश्न कैसे आएंगे ये प्रश्न उत्तर मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बोलूंगा। फिर उसके बाद नया विषय जो है अगले कक्षा में मैं लूंगा। तब तक आप
और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अच्छी तरह से पढ़िए, सुनिए, पूरा वीडियोस फुल सुनना चाहिए, पूर्ण संपूर्ण रूप से सुनेंगे तभी आपको समझ में आता। जो कुछ भी डाउट है हम आपको फिर भी आपके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे। विशेषज्ञ का जीवन चरित्र हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अच्छी तरह से समझिए ना, सुनकर पढ़कर उन जैसे बनने का प्रयास, उन जैसे नहीं कम से कम उनके रास्ते पर चलने का तो हमें प्रयास करना चाहिए। और दो चार बातें मैं अगले कक्षा में बोल के इस पाठ को समाप्त करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।